Good morning, all of you. And today we are going to see the last topic of the chapter that must be treated as the first chapter of chemistry. Here, the second last topic is osmosis, and the last topic will be Van 't Hoff factor. Thereafter, this chapter will be over. And after the chapter is finished, what you have to do, that I will tell you at the last. So, see here, osmosis. What is osmosis? ऑस्मोसिस क्या है ये हमको समझना है। तो ऑस्मोसिस को समझने की कोशिश करेंगे। ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन, solution towards the high concentration solution. Solution is called osmosis. High concentration solution through semi-permeable membrane. ऑस्मोसिस, जिसे हम लोग हिंदी में परासरण भी कहते हैं, ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है किसी सॉल्यूशन से। जब उसका सॉल्वेंट बाहर निकलने लगता है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरे सॉल्यूशन में जाता है, तो इस घटना को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के अंतर को समझ लेना है। इन दोनों में अंतर क्या है? तो लेट अस ट्राई टू सी द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या फर्क है? ऑस्मोसिस में पहली बात यह है कि इसमें फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है, और अगर डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन में फ्लो ऑफ सॉल्यूट होता है। दूसरी बात, सेकेंड, यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज द एसेंशियल कंडीशन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है इसका एसेंशियल कंडीशन है। Here, semi-permeable membrane is not required. इसकी कोई जरूरत नहीं, ये semi-permeable membrane के होने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ semi-permeable membrane होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ऑस्मोसिस नहीं हो सकता। अब ऑस्मोसिस से जुड़ी हुई टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस हम लोग पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस ये बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है और हमें मालूम है कि आप इसको काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि बायोलॉजी आप पढ़ते हैं जोड़ के, या फिर जो 10th में आपने बायोलॉजी पढ़ा हो तो वहाँ भी ये टर्म मिला हो आपको। तो ऑस्मोसिस, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस क्या है ये समझना है हमें। ऑस्मोसिस के कितने प्रकारगत भेद हैं? तो फर्स्ट ऑस्मोसिस का टाइप होता है osmosis, एंड सेकेंड टाइप जो इसका होता है एक्सोऑस्मोसिस। दो प्रकार की ऑस्मोसिस होती है, एक आपका एंडोऑस्मोसिस होता है और दूसरा एक्सोऑस्मोसिस होता है। तो एंडोऑस्मोसिस क्या है ये समझते हैं। तो एंडोऑस्मोसिस, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एंडोऑस्मोसिस में अगर मान लिया जाए कि हम रेजिन लेते हैं, जिसे हम लोग किशमिश कहते हैं, ये रेजिन, अगर रेजिन को हम लोग हाई कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में गिरा दें तो इफ रेजिन इज ड्रॉप्ड in low concentrated sugar solution
अगर हम किशमिश को, रेजिन को लो कंसेंट्रेटेड के शुगर सॉल्यूशन में गिरा दें या सिंपली लिक्विड में गिरा दें, वाटर में इसको रख दें, तो हम क्या पाते हैं कि जो लिक्विड है, सॉल्वेंट है, वो रेजिन के भीतर चला जाता है। तो रेजिन यहाँ एक सिस्टम के रूप में मानिए, और जो सॉल्वेंट है, ये सारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स इसके अंदर जाते हैं। ये आपका रेजिन, इस रेजिन के अंदर वाटर पार्टिकल्स भीतर जाने लगते हैं, जो हमारा सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट जब क्रॉस करता है रेजिन को, तो आपको मालूम है कि इसके ऊपर में क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये एसपीएम का काम करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेल के ऊपर में होता है। इससे होकर के लिक्विड भीतर जाती है। तो चूंकि लिक्विड भीतर जा रही है, इसलिए प्रोसेस एंडोस्मोसिस कहलाता है। इसके अपोजिट अगर हम बात को उठाते हैं कि ये केस था एंडोस्मोसिस का, यहां समझिए ये एंडोस्मोसिस से जुड़ी हुई घटना है। अगर हम एक्सोस्मोसिस को समझने की कोशिश करें, लेट मी राइट एट अ सेपरेट प्लेस so that you can understand the concept in much better way। तो एक्सोस्मोसिस की अगर हम बात करते हैं, तो एक्सोस्मोसिस में, एक्सोस्मोसिस इसमें क्या होगा, मान लिया कि इफ रेजिन इज ड्रॉप्ड, रेजिन इज ड्रॉप्ड, अगर रेजिन को हम ड्रॉप करते हैं, इफ रेजिन इज ड्रॉप्ड इन हाई कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, हाई कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, हाई कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रेजिन को हम गिराते हैं, तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन है उसमें पानी कम है। ये सी हाई कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं, ये शुगर सॉल्यूशन, इस शुगर सॉल्यूशन में क्या है, लेस वाटर है। हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब इसमें लेस वाटर है, और रेजिन को अगर हमने गिरा दिया इसके अंदर, तो पानी की मात्रा क्या होगी, रेजिन में ज्यादा होगी। यहाँ वाटर इज मोर, वाटर इज मोर। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि रेजिन के भीतर से पानी बाहर निकलेगा। रेजिन के भीतर से जो पानी बाहर आ रहा है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसके ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जब पानी बाहर आता है, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं एक्सोस्मोसिस। ये एक्सोस्मोसिस है और ऑस्मोसिस, ये आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल इवेंट है। इसे घर में भी हम देख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल घर में किया जा सकता है। तो एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस के परिणाम स्वरूप जो सेलुलर इवेंट होता है, जो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, उस सेलुलर इवेंट को भी हम यहाँ देखते हैं कि जो सेलुलर इवेंट होता है, इसके कारण सेलुलर इवेंट, इसमें जो सेलुलर इवेंट बनती है वो क्या बनता है, तो सेलुलर इवेंट जो यहाँ होती है, अगर एक्सो ऑस्मोसिस की घटना हो रही है, तो क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप जिस भी चीज में एक्सोस्मोसिस होगा वो चिपक जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्लैसिड, फ्लैसिड और फ्लैशिड होगा। फ्लैसिड को हिंदी में हम लोग श्रथ कहते हैं, श्रथ, और श्रथ का मतलब क्या होगा, क्यों चिपक जाएगा, चिपकने लगता है, यानी कहा जाए कि चिपकना, चिपकने लगेगा, छोटा हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीजेस, अगर मैथमेटिकली कहा जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी उसकी। और एंडोस्मोसिस में चूंकि पानी भीतर गया है, इसलिए क्या वो वॉल्यूम उसकी बढ़ जाएगी, तो वॉल्यूम बढ़ने के कारण जो सेल बनते हैं इसके बाद, उस सेल को हम लोग कहते हैं टारगेट सेल, टारगेट सेल, और इस घटना को कहते हैं टर्गिडिटी। तो फ्लैसिडिटी एंड टर्गिडिटी जो बायोलॉजिकल इवेंट होते हैं जिसमें सेल फूलता है और सेल चिपक जाता है, ये घटना एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस के कारण होती है। अब ऑस्मोसिस में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यहां पढ़ने का प्रयास करेंगे कि ऑस्मोसिस एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए है कि ऑस्मोसिस के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब सॉल्यूशन जब भी बनेगा उसमें सॉल्यूट डालेंगे, तो सॉल्यूट के डालने की वजह से इसमें सॉल्यूट की संख्या प्रेशर को डिसाइड करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिसाइड करती है, जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को दिखाता है। तो ऐसी स्थिति में
ये ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी कहलाती है और ऑस्मोटिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कहाँ है ये हमको जानना है। ये कहाँ एप्लीकेशन होता है केमिस्ट्री में इसका? तो एप्लीकेशन टू डिटरमिन the correct molar masses of molecules। अब जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एटॉमिक वेट काफी है, मॉलिक्यूलर वेट काफी है, उनका मोलर मास हम लोग ऑस्मोसिस के रास्ते निकालते हैं। अब जैसे अगर एग्जांपल लें तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं इनका मोलर मास ऑस्मोसिस के रास्ते निकाला जाता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? तो ऑस्मोटिक प्रेशर को देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसका डेफिनेशन देखिए, द एक्सटर्नल pressure needed to stop the process of osmosis, to stop the process of osmosis is called osmotic pressure, इसे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो अगर ऑस्मोसिस की घटना घट रही है, लिक्विड या तो भीतर जा रहा है या सॉल्वेंट भीतर आ रहा है या बाहर जा रहा है, ऐसे स्थिति में बाहर से प्रेशर लगाया जाए और जिस न्यूनतम प्रेशर पर, जिस मिनिमम प्रेशर पर ऑस्मोसिस की घटना रुक जाती है वही क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को केमिस्ट्री में हम लोग पाई से इंडिकेट करते हैं। ये पाई, व्हाट इज दिस? दिस इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को इंडिकेट किया जाता है, सिंबल है ऑस्मोटिक प्रेशर को इंडिकेट करने का। अब आगे इक्वेशन देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालेंगे कैसे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने का मेथोडोलॉजी क्या है ये समझना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर में जो मोशन होता है सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का मोशन उसी तरह से है जैसे गैस का मोशन होता है। यहां देखते हैं, मोशन ऑफ solvent particle is just like the motion of gases, ये gaseous molecule जिस हिसाब से चलते हैं उसी हिसाब से इसके सॉल्वेंट के पार्टिकल भी चलते हैं। तो ये ध्यान में रखने लायक कि जो गैसेस पार्टिकल जैसे चलते हैं ठीक उसी तरह से ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी चलते हैं, उनका कंडीशन ठीक वही है। इसलिए यहां हम लोग जनरल गैस इक्वेशन लगाएंगे। तो अप्लाइंग जनरल गैस इक्वेशन, यहां हम जनरल गैस इक्वेशन लगाते हैं। जनरल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, PV = nRT, ये आपने पढ़ा है। यहां P जो प्रेशर है ये कैसे निकलेगा? N/V, ये R/T। तो N/V वास्तव में क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर क्या दिखा रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिखा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये दिखाता है। तो यहां जाकर के हम देखते हैं P = CRT। लेकिन सॉल्यूशन के केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके लिए जो टर्म यूज किया गया वो पाई यूज किया गया। इसलिए हम पाई = क्या होगा? पाई = CRT, ये टर्म आपको मिलेगा, पाई = CRT। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जिसके माध्यम से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा और एक घटना है जिसे हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है?
ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को बदला जा सकता है। तो ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को बदलने का क्या मेथड होगा? हमें अपोजिट डायरेक्शन में ऑस्मोटिक प्रेशर से बड़ा प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा, तो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज कर जाएगा। यहां रिवर्स ऑस्मोसिस का फंडा क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस तब होगी इफ वी अप्लाई a bigger force on the opposite liquid, on the opposite solution means क्या है? जो ऑस्मोसिस जिसकी ओर हो रहा है टू, यहां जो एंडोस्मोसिस ले रहा है, एंडोस्मोसिस जिस पर चल रहा है, अगर उसके ऊपर में हम एक बड़ा प्रेशर बिल्डअप करते हैं तो एंडोस्मोसिस का प्रोसेस क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। देन इफ यू अप्लाई a bigger pressure, build a bigger pressure on the opposite solution जो एंडोस्मोसिस का शिकार है, then the solution will undergo exosmosis. Then the solution will undergo exosmosis. अब यही सॉल्यूशन जो है एक्सोस्मोसिस के रास्ते चलेगा, फ्लो ऑफ लिक्विड का डायरेक्शन बदल जाए। अब यहां हम ऐसे समझते हैं कि अगर मान लिया ये दो बकेट्स हैं जिनका हमने कनेक्शन दिया है, एक वॉल है और यहां से जो ऑस्मोसिस की घटना हो रही है इन दो सॉल्यूशंस के बीच में, अगर मान लिए फ्लो इस साइड हो रहा है, अगर हम प्रेशर यहां बिल्डअप करते हैं, यहां प्रेशर बिल्डअप करते हैं, तो इस प्रेशर के अंदर में क्या होगा? ये इवेंट का डायरेक्शन ये होता है और इसे ही हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ये रिवर्स ऑस्मोसिस है जो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। ऑस्मोसिस क्या है? एक आर्टिफिशियल प्रोसेस। हमने डायरेक्शन को बदला है बाहर से फोर्स लगा के, इट्स आर्टिफिशियल प्रोसेस। रिवर्स ऑस्मोसिस एक आर्टिफिशियल प्रोसेस, ये हमको जानना है। तो इसके बाद इसका एप्लीकेशन क्या है ये समझना है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का सबसे बड़ा एप्लीकेशन गल्फ कंट्रीज में होता है। गल्फ कंट्री में आपको मालूम है कि वहां पीने का पानी नहीं होता, तो गल्फ कंट्रीज के पास, गल्फ कंट्रीज में क्या होता है? ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, कम होता है। यहां मैं लिखता हूं स्कार्सिटी ऑफ वाटर, यहां पानी की कमी होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस के रास्ते, रिवर्स osmosis is applied to take out, to prepare fresh water from slime water जो समुद्र का पानी है, सी वाटर है, तो सी वाटर से शुद्ध पानी निकालने का मेथड जो है ये रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। इसके बाद दो टर्म्स यहां हमको और जानना है, वो दो टर्म क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में दो तीन टर्म है जो हम जानते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या है? इफ टू solutions have same osmotic pressure, they are called isotonic solutions. अगर दो सॉल्यूशन लेते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, तो वैसे कंडीशन में सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाएंगे। अब एक टर्म आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या हो? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का ये कॉन्सेप्ट जो है ब्लड के केस में समझाया जाता है। अगर ब्लड की जो सैलिनिटी वो सॉल्यूशन जो है वो 0.9 ग्राम, सी द डेटा, 0.9 ग्राम पर लीटर, ये ब्लड की सैलिनिटी, इसमें NaCl इस रूप में पाया जाता है। अगर इसमें इससे बड़े कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन हम यूज करते हैं ब्लड के लिए, इंजेक्शन में
अगर इससे हाई कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन यूज किया था, इंजेक्शन हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन को अगर हम इंजेक्ट करेंगे बॉडी में, तो इंजेक्ट करने से क्या होगा, इस कंडीशन में जो पानी है ब्लड का वो बाहर निकलना शुरू करेगा। तो ब्लड का पानी जब बाहर निकलेगा तो ब्लड क्या होंगे, ब्लड सेल्स जो है फ्लैसिड हो जाएगा, ब्लड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे। फ्लैसिड क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां एक्सोस्मोसिस की घटना घटने लगेगी, एक्सोस्मोसिस की घटना घटने लगती है, एक्सोस्मोसिस की घटना घटती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये हमें समझना है कि ये क्या, सॉरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। अगर हम इंजेक्शन में जो इंजेक्शन की लिक्विड है वो 0.9 ग्राम पर लीटर से नीचे का सॉल्यूशन जो है इंजेक्ट करते हैं ब्लड में, तो वैसे कंडीशन में क्या ब्लड के अंदर पानी जाने लगता है, तो एंडोस्मोसिस होने लगती है, एंडोस्मोसिस होता है, और इससे ब्लड सेल्स क्या होते हैं, टारगेट हो जाते हैं। तो इनके टारगेट हो जाते हैं, यानी कि ये फूल जाते हैं। यहाँ दो तीन टर्म्स है, ध्यान देने लायक है, एक नंबर में आता है ये सवाल। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, जब सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, दो सॉल्यूशन अगर साथ में रखे जाएं और उनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, इसमें ऑस्मोसिस की घटना नहीं घट सकती। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस जो है ब्लड के केस में यूज किया जाता है। अगर हम हाई कॉन्सेंट्रेशन का ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.9 ग्राम पर लीटर का कॉन्सेंट्रेशन NaCl या सॉल्ट के लिए होता है, अगर इससे बड़ा सॉल्यूशन हम उसमें इंजेक्ट करते हैं, बॉडी में डालते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा कि जो सेल्स हैं उसके भीतर का पानी बाहर निकलेगा और सेल फ्लैसिड हो जाएगा। घटना क्या घटेगी, एक्सोस्मोसिस की घटना घटती है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में हम लो कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन को इंजेक्ट करते हैं ब्लड में, तो जब इंजेक्ट करेंगे तो जो इंजेक्शन से सॉल्यूशन गया है उसका पानी जो है ब्लड सेल में घुसेगा और यहाँ एंडोस्मोसिस की घटना घटती है और टर्गिडिटी तैयार होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर आइसोटोनिक and hypertonic and other kind of things, whatever was essential I taught you out. Now we will study some other things, and what that other things is abnormal molar masses. Abnormal molar mass. Abnormal molar mass ये कहाँ से पैदा हुआ, इसे समझने की आवश्यकता है। तो नॉर्मल मोलर मास जो भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा, या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, या ऑस्मोसिस पढ़ा, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा, ये सारी की सारी घटनाएं क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। दिस ऑल आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आप जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है। It depends upon the number of particles. Depends upon the number of particles. Number of particles. Particles किसके, सॉल्यूट के, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर सॉल्यूट सपोजिंगली टूट जाए, सॉल्यूट का अगर डिसोसिएशन हो जाए या एसोसिएशन हो जाए, तो यहाँ जो मास निकलेगा वो गलत मास निकल जाएगा, और उसी गलत मास को हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। तो एबनॉर्मल मोलर मास सी है, एबनॉर्मल मोलर मास comes when abnormal molar mass comes when a molecule, when solute either dissociate और एसोसिएट। तो ऐसे कंडीशन में आप देखते हैं अगर डिसोसिएशन हो जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनका बढ़ जाएगा, और इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, वो भी कोरस्पॉन्डिंगली बढ़ जाएगी। फिर अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करते हैं तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज,
अब यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज करता है, तो इसके डिक्रीज करने का प्रभाव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर पड़ेगा। और इन दो कंडीशंस में जो मोलर मास निकलेगा वो मोलर मास एग्जैक्ट नहीं होगा, गलत मोलर मास होगा। तो गलत मोलर मास जो निकल रहा है इसे हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। अगर ये घटना हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में देखते हैं हो रही हो, तो जो भी मोलर मास हम लोग निकालेंगे मोलर मास गलत निकल जाएगा। तो मोलर मास गलत निकलेगा तो इसको सही करने का काम क्या है, इसको सही करने की दिशा में एक वैज्ञानिक ने काम किया जिनका नाम था वैन डॉफ। तो वैन डॉफ ने अपना एक फैक्टर निकाला जिस फैक्टर के रास्ते कैलकुलेशन की गलती को सही किया जा सके, उसी तो फॉल्टिंग ये आई क्या है, वैन डॉफ फैक्टर, वैन डॉफ फैक्टर। तो वैन डॉफ फैक्टर इसलिए बनाया गया कि जो इक्वेशन में नॉर्मल मोलर मास का कैलकुलेशन हो रहा है उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ये फैक्टर का आने का वजह क्या था, हाउ टू कंट्रोल the abnormal molar masses, to the abnormal molar masses, abnormal molar masses, abnormal मोलर मासेस, एबनॉर्मल मोलर मास जो आ रहा है उसको कंट्रोल कैसे किया। इसके लिए वैन डॉफ ने अपना फैक्टर दिया जिसे हम लोग वैन डॉफ फैक्टर आई कहते हैं। तो आई की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, आई इज इक्वल टू देखिएगा एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये एबनॉर्मल मोलर मास आपने कहां से पाया है, तो दैट हैज कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइडेड है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है। और उसके अंदर यहां देखिएगा नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहां हमको वेट ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। वेट ऑफ फैक्टर को निकालने का और भी तरीके हैं, जैसे आई की वैल्यू हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स either associated or dissociated, number of molecules after associated or dissociated, जो एसोसिएट मॉलिक्यूल हुआ है या डिसोसिएट मॉलिक्यूल हुआ है उसकी संख्या, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर। अब एसोसिएशन और डिसोसिएशन के पहले जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो क्या थे, और डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है वो क्या है। इन दोनों का रेशियो हमको आई की वैल्यू देगा, वैन डॉफ फैक्टर की वैल्यू देगा। अब वैन डॉफ फैक्टर के रास्ते हम क्या करेंगे, इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास जो कैलकुलेट हो रहा है उसको कंट्रोल करने का मेथड क्या है, वैन डॉफ फैक्टर। एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस को हम लोग समझते हैं, जैसे मान लिया कि हमने एज अ सॉल्यूट किसी इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिया सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ऑलरेडी ये आयनाइज कर जाएगा, तो K+NCl- ये बनता है। यहां आप देखते हैं कि मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल था, लेकिन यहां पार्टिकल्स कितना हुए, ये पार्टिकल ही हम लिखते हैं, पार्टिकल यहां 1 था और यहाँ पार्टिकल कितना हो गया, यहाँ पार्टिकल 2 हो गया, तो ये 2 पार्टिकल बन गया, इसलिए इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज कर जाएगी। इसी रूप में अगर एसिडिक एसिड को हम लोग लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सॉल्यूशन में डालते हैं, जैसे मैंने बेंजीन में डाल दिया, तो क्या होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, CH3COOH, ये जो है आपस में जुड़ जाएंगे। इस घटना से जो बन रहा है इसे हम लोग डीमर कहते हैं। तो डीमर के बनने का वजह क्या होगा, यहां हमने जो मॉलिक्यूल लिया, यहां हमें 2 मॉलिक्यूल्स लिया और 2 मॉलिक्यूल्स, यहां कौन सा मॉलिक्यूल मिल रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में उल्टी बातें होती हैं। डिसोसिएशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं, एसोसिएशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घटते हैं। तो यहां से हम लोग अब इस कंडीशन में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, जिसके माध्यम से मोलर मास को सही निकाला जाए। तो इसके लिए वैन डॉफ फैक्टर जो है अप्लाई किया जाता है। जैसे मान लिया कि हम लोग डेल्टा टी इक्वल टू केबी इनटू एम, अब इसको कंट्रोल करना है जिसमें एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, तो वैन डॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्टेड इक्वेशन क्या मिलेगा हमको,
करेक्टेड इक्वेशन जो यहाँ आएगा हमको, जिससे कि नॉर्मल मोलर मास ना आकर के एग्जैक्ट मोलर मास आए, तो करेक्टेड इक्वेशन टू फाइंड एग्जैक्ट मोलर मास, टू फाइंड एग्जैक्ट मोलर मास, एग्जैक्ट मोलर मास। तो एग्जैक्ट मोलर मास को प्राप्त करने का एक मेथड यह है कि डेल्टा टी इक्वल टू आई इनटू केवी इनटू एम, ये निकलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसके रास्ते जो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस हो रहा, अगर एसोसिएट और डिसोसिएट भी करता है, फिर भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रास्ते एग्जैक्ट मोलर मास निकाल सकते हैं। ओके गाइस, chapter second first solution is over and you have to solve in text questions as well as exercise। अब आपको क्या करना है कि इन टेक्स्ट के जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वो सारा का सारा बनाएंगे और साथ में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन वो बनाएंगे, और नोटबुक बस वही है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन बनाइए और एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइए, उतने ही को नोटबुक माना जाएगा। थैंक यू।